तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं, ठीक वहीं से जहां पिछला वाला खत्म हुआ था। 10 मिनट बाद खरगोश अभी भी उनका बेसब्री से पीछा कर रहे थे। चैन शू ने चिंता से नीचे देखा और हुओ यान को हिम्मत दी। हमें चलते रहना होगा। 30 मिनट बाद पीछा जारी रहा, लेकिन खरगोशों की संख्या काफी कम हो गई थी। 2 घंटे बाद सिर्फ फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट लॉर्ड ही पीछे कर रहा था। बाकी खरगोश थककर हार मान चुके थे। इस पॉइंट पर चैन शू ने एक पल सोचा और जो शिटवान को सुझाव दिया, अंकल जो, मुड़कर लड़ो, अब सिर्फ रैबिट लॉर्ड बचा है, फ्रॉस्ट हाउलर थक गया है। अगर हम वापस नहीं लड़े तो हमारे पास रास्ता खत्म हो जाएगा। जो शिटवान ने इस पर विचार किया, चैन शू की बात से सहमत हुए और भागना बंद कर दिया। उसने लड़ने के लिए अपने ब्लैक वुल्फ को बुलाया। ब्लैक वुल्फ प्रकट हुआ। उसकी भेड़िए जैसी पूंछ थोड़ी हिल रही थी। हवा में उसका सामना करते हुए फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट लॉर्ड आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो चारों जमीन पर कूद गए। फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट, जो अभी भी ब्लैक वुल्फ से लड़ रहा था, ने उनकी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। ब्लैक वुल्फ ने अपना सामने का पंजा उठाया। तेज पंजों पर एक बैंगनी रोशनी इकट्ठा हो रही थी। ब्लैक वुल्फ के हमले की बैंगनी रोशनी फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट की नीली रोशनी से टकरा गई, जिसने पल भर के लिए सीन को धुंधला कर दिया। उसी पल ब्लैक हॉक तेजी से नीचे झपटा। खरगोश के सफेद फर पर 3 खूनी पंजों के निशान छोड़ गया। फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट गुस्से से घूमा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसने नफरत से फुनकारा, ये समझते हुए कि वो खुद को दोनों कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट से लड़ने के लिए बांट नहीं सकता, और उसने पहले ब्लैक वुल्फ पर हमला करने का फैसला किया। एक तेज बर्फ का टुकड़ा ब्लैक वुल्फ की तरफ हवा में सीटी बजाता हुआ उड़ा। आसपास का तापमान गिर गया। बर्फ को ब्लैक वुल्फ से टकराने वाला देखकर जो शिटवान चिंता से चिल्लाया, नहीं, ब्लैक वुल्फ जमने वाला है। तभी गोल्ड स्लाइम प्रकट हुआ। अपने बड़े शरीर का इस्तेमाल करके आने वाले बर्फ के प्रोजेक्टाइल को कुचल दिया। चैन शू ने फुनकारा। उसकी आवाज में घमंड था। चुपके से हमला करने की कोशिश, सपने देखो। ब्लैक वुल्फ को पीछे हटने में झिझकते देख चैन शू ने तुरंत जो शिटवान की जगह उसे आदेश दिया, वो स्टंट है, पीछे मत हटो। हमला करो, अभी। ब्लैक वुल्फ ने स्वीकृति में गुर्राया। उसके सामने के पंजे फिर से ऊर्जा इकट्ठा कर रहे थे। उनके चारों तरफ बिजली कड़क रही थी। ब्लैक हॉक भी ब्लैक वुल्फ की मदद के लिए वापस आ गया। एक पल में लड़ाई का रुख बदल गया था। फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट हर झटके के साथ और भी जंगली और क्रूर होता गया, जैसे कि वो पूरी तरह से मौत के जुनून में प्रवेश कर चुका हो। चैन शू ने ये देखा और तुरंत ब्लैक वुल्फ को पीछे हटने के लिए चिल्लाया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट ने बर्फ के तीरों की एक और बौछार की। ये 2 तीर जो शितवान के 2 कॉन्ट्रैक्टेड बीट्स पर निशाना थे। खुशकिस्मती से चैन शू ने उन्हें समय पर बचने की चेतावनी दी थी, नहीं तो वो आज वहां जरूर मर जाते। अपना हमला करने के बाद फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट पल भर के लिए स्टंट था और अभी तक ठीक नहीं हुआ था। चैन शू ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने सभी कॉन्ट्रैक्टेड बीट्स को हमला करने का आदेश दिया। विशाल गोल्ड स्लाइम, आग में लिपटा फ्लेम बर्ड, बहादुर ब्लैक वुल्फ और ब्लैक हॉक बिजली की एक किरण की तरह हवा में शान से उड़े। उनका प्रतिद्वंदी एक लॉर्ड लेवल फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट था, जिसका शरीर अभी भी उस गंदगी से ढका हुआ था जो चैन शू ने फैलाई थी। अचानक वो थोड़ा पीछे हटा। उसके पैरों के नीचे की जमीन फटने लगी। बड़ा सा खरगोश हवा में उछला। उसकी परछाई ने सूरज को ढक लिया। ये खरगोश लगभग ब्लैक वुल्फ जितना बड़ा था। जैसे ही वो ब्लैक वुल्फ पर उतरा, उसने उसे चपटा कर दिया, जिससे उसके पास खरगोश को फेंकने का कोई रास्ता नहीं बचा। चैन शू ने झिझका नहीं। उसने अपने दूसरे कंट्रैक्टेड बीस्ट्स को फिलहाल पीछे रहने का आदेश दिया, क्योंकि उसे आसपास का तापमान गिरता हुआ महसूस हो रहा था। फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट ने ब्लैक वुल्फ को अपने नीचे दबा लिया। उसके शरीर से एक नीली रोशनी की किरण आसमान की तरफ जा रही थी, जिसके चारों तरफ अनगिनत तैरते हुए बर्फ के टुकड़े थे। लाओ डेंग ने चिंता से पूछा, हम क्या करें? ब्लैक वुल्फ अभी तक आजाद नहीं हुआ है। अगर हम उसे अभी नहीं बचाते हैं तो वो मर जाएगा। इस पॉइंट पर जो शीटुआन को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, और सलाह के लिए चैन शू की तरफ मुड़ा। लिटिल चैन, हमें क्या करना चाहिए? चैन शू ने विश्वास से मुस्कुराकर कहा, ये मुझ पर छोड़ दो। उसने स्लाइम के साथ इशारा किया।
बहुत होशियार, स्लाइम तुरंत समझ गया कि वो क्या करना चाहता है। उसने स्वीकृति में 2 चीखें मारी और फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट द्वारा बनाए गए बर्फीले वॉटेक्स की तरफ मुड़ गया। सू श्यावू ने चिंता से कहा, चेंशू, स्लाइम को वहां अभी भेजना क्या उसे मौत के मुंह में भेजना नहीं है? चेंशू ने फनकारा, यू से मौत के मुंह में भेजना? ऐसा कैसे हो सकता है? अपने छोटे रूप में स्लाइम बेहद फुर्तीला और लचीला था। मुड़ते और घूमते हुए उसने छोटे तैरते हुए बर्फ के टुकड़ों से टकराने से बचा। वो ब्लैक वुल्फ की तरफ झपटा, फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट पर हमला करते हुए, जिससे वो हैरानी में पीछे हट गया। फिर अपने बड़े सिर का इस्तेमाल करते हुए उसने ब्लैक वुल्फ को फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट से दूर धकेल दिया। जैसे ही ब्लैक वुल्फ हवा में था, चेंशू ने फ्लेम बर्ड को यूज पकड़ने का आदेश दिया। शुरू में चेंशू के बचने के लिए था, ब्लैक हॉक ने अब शिकार को छीन लिया। स्लाइम ने फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट के पीछे मासूमियत का ढोंग किया, उसे घूर रहा था। फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट इतना गुस्सा था कि उसके चेहरे की मांसपेशियां फूल गईं और उसके रोए खड़े हो गए। उसके आसपास के बर्फ के टुकड़े संघनित हो गए, तेज और ज्यादा संख्या में। उसका एक ही विचार अब इन लोगों को मारना था। ये देखकर कि स्लाइम अपना अंतिम कदम उठाने वाला है, चेंशू ने जल्दी से उसे वापस आने के लिए कहा। स्लाइम गायब हो गया। साथ ही फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट ने चेंशू के ग्रुप की तरफ अनगिनत बर्फ के तीर चलाए। एक ढोल बज गया। हालांकि चेंशू भागना चाहता था। अगर उसे सिस्टम का इनाम हासिल करना था तो उसे इस लॉर्ड लेवल खरगोश की जान बचाने का कोई तरीका ढूंढना था। चेंशू के आदेश पर तीनों कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट्स एक बार फिर आगे बढ़े। बेचारे खरगोश के शरीर पर हमलों की बौछार कर दी। फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट पीछे की तरफ गिर गया। उसकी नाक से लगातार नाक बह रही थी। उसका शरीर थोड़ा सा कांपा, फिर आखिरकार शांत हो गया। चेंशू ने राहत की सांस ली। आखिरकार ये मर गया। अचानक सू श्याव वो दौड़ कर आई और उसकी बांह गले लगा ली। उसने खुशी से हंसते हुए पूछा, हमने कर दिखाया, हमने सच में कर दिखाया। चेंशू, क्या तुमने देखा? चेंशू पल भर के लिए हैरान रह गया, लेकिन जल्दी से संभल गया। सू श्यावू के सर पर हाथ फेरने के लिए पहुंचा। ये मुझसे सिर्फ 10-12 मीटर दूर है। मैं अंधा नहीं हूं, इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सू श्यावू अपने जोश को समझते हुए जल्दी से अपना हाथ चेंशू से हटा लिया। जो शीतुअन का ग्रुप फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट के लाश की जांच करता रहा। एक लॉर्ड लेवल जानवर कम से कम 1 मिलियन का था। अब उन्हें जो करना था वो जल्दी से अपना माल इकट्ठा करना था। चलो चिंगयुएन फॉरेस्ट छोड़ दें, जो शीतुअन ने सुझाव दिया। किसी ने भी उसके प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। अगली सुबह एक अच्छी नींद के बाद उनके कॉन्ट्रैक्टेड फ्लाइंग बीट्स को फिर से बुलाया गया। अपने ब्लेजिंग बर्ड की पीठ पर बैठकर चेंशू ने चिंगयुएन फॉरेस्ट को दूर जाते देखा। वो इनकार नहीं कर सकता था कि पिछले कुछ दिन काफी तनावपूर्ण रहे थे। आखिरकार ये उसका पहला बार था, लेकिन अब उसे बहुत बेहतर महसूस हो रहा था। वो लगभग घर पहुंच गया था। इस बार चेंशू का पूरा ग्रुप बिना किसी और घटना के बाहर निकल आया था। जो शीतुआन इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। हम आखिरकार बाहर हैं। सबने बहुत मेहनत की। जब हम चीजों को पैसे के लिए बदल देंगे, मैं तुम्हारा हिस्सा ट्रांसफर कर दूंगा ज़्याओ चेन। तुम्हारा भी एक हिस्सा है। लेकिन चेंशू ने मना कर दिया। जरूरत नहीं अंकल जो, आप बहुत दयालु हैं। मैंने जो जड़ी बूटियां इकट्ठा की हैं वो मैंने बैग में रख दी हैं। सब लोग आपस में बांट सकते हैं। जो शीतुआन ने उत्साह से बैग चेक किया। चेंशू के लिए उसकी प्रशंसा बढ़ गई। इतनी जल्दी काम? चेंशू ने विनम्रता से जवाब दिया, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत दयालु हैं। सब कुछ तय हो जाने के बाद वो तुरंत नानजांग सिटी वापस नहीं लौटे। इसके बजाय उन्होंने एक होटल में रात भर आराम करने का फैसला किया और अगली सुबह लौटेंगे। उस रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, चेंशू जाग गया और चुपके से फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट लॉर्ड का सर बाहर ले गया। बिल्कुल, चेंशू पैसे से मना करने वाला नहीं था। बस इतना था कि उसने इस फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट लॉर्ड के बारे में चुपके से एक मिशन स्वीकार कर लिया था। यही वजह थी कि उसने ज़ोर शीतुआन द्वारा दिए गए हिस्से को स्वीकार नहीं किया। गिल्ड के स्टाफ सदस्य की आंखें लगभग बाहर आ गईं जब उन्होंने चेंशू को फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट लॉर्ड का सर ले जाते देखा। चेंशू सूखा मांस चबाते हुए बोला, क्या ये फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट लॉर्ड नहीं है? जल्दी करो और मेरे लिए मिशन पूरा करो। गिल्ड के स्टाफ सदस्य जो अपने शरीर के आधे आकार का खरगोश का सर पकड़े हुए थे, अभी भी सदमे में थे। 1 मिनट रुको, मुझे इसकी पुष्टि करनी है।
थोड़ी देर बाद चेन शू ने टाउन स्पिरिट गार्ड के सदस्यों को आते देखा, जिनके पीछे वही गिल्ड का स्टाफ सदस्य था। चेन शू एक नज़र में समझ गया कि मिशन वेरीफायर आ गया है, इसलिए वो उस व्यक्ति से हाथ मिलाने गया, साथ ही कुछ खरगोश का मांस भी पेश किया। हेलो, मैं चेन शू हूँ, क्या आप कुछ खरगोश का मांस ट्राई करना चाहेंगे? ताशान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। जरूरत नहीं मिस्टर चेन, जो आपने डिलीवर किया है वो वास्तव में फ्रॉस्ट हाउलर रैबिट लॉर्ड है। कृपया अपना पहचान पत्र प्रदान करें, आपके हुआक्सिया योगदान पॉइंट्स स्वतः रिकॉर्ड हो जाएंगे। चेन शू ने अपनी आईडी निकाली। उसे देखकर ताशान चौंक गया। तुम सिर्फ 17 साल के हो? चेन शू ने उलझन में पूछा। क्या मैं नहीं लगता? ताशान ने सर हिलाया और जल्दी से समझाया, ये अजीब नहीं है, मैं बस थोड़ा हैरान हूं। 17 साल का कोई व्यक्ति फ्रॉस्ट हाउलर लॉर्ड रैबिट का शिकार कर सकता है? ठीक है, 50 पॉइंट्स हुआक्सिया बोनस आपके आईडी कार्ड में जोड़ दिया गया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी सरकारी कार्यालय से संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। चेन शू ने अपना आईडी कार्ड वापस लिया और फिर चला गया। उस प्रतिभाशाली युवा को जाते देख ताशान ने देश के भविष्य के लिए प्रशंसा और प्रतीक्षा की एक लहर महसूस की। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की बदौलत अगली सुबह ग्रुप जल्दी उठा, नाश्ता किया और फिर नानजियांग सिटी की तरफ चल पड़ा। जो शिटवान ने तो खुद चेन शू को घर तक छोड़ा। जो शिटवान को खुशी से अलविदा कहने के बाद चेन शू अपने कमरे में गया और जल्दी से सभी जड़ी बूटियों को निकालकर उनकी गिनती करने लगा। इस बार उनकी फसल में दाली फूल, आयरन कोर फ्रूट और एनलाइटनमेंट फ्रूट शामिल थे, एक औषधीय तत्व जो बुद्धि बढ़ाता है। शायद मैं कुछ बुद्धि बढ़ाने वाले पोशंस या बेसिक डिफेंस पोशंस बनाने की कोशिश कर सकता हूं, उसने सोचा। चेन शू ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान की अवस्था में चला गया। सिस्टम ने उसके शरीर पर नियंत्रण कर लिया और पोषण बनाने की प्रक्रिया बिना किसी विफलता के सहज और तेजी से चली। पलक झपकते ही उसके सामने पोशंस की अनगिनत शीशियां प्रकट हो गईं, जो 2 अलग-अलग समूहों में बटी हुई थीं, सफल और विफल। जैसा कि उम्मीद थी, जिन पोशंस को सिस्टम ने अभी तक अनलॉक नहीं किया था, उनकी विफलता दर बहुत अधिक थी। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने के बावजूद वो सिर्फ 9 शीशियां बेसिक डिफेंस पोशन की और 6 शीशियां प्रायोगिक बुद्धि पोशन की बना पाया। चलो प्रभावशीलता का परीक्षण करें, चेन शू ने सोचा, स्लाइम को अपनी बाहों में पकड़कर। स्लाइम, इसे पियो। स्लाइम ने खुशी से आज्ञा मानी। सभी सफलतापूर्वक बनाए गए पोशंस को तब तक पिया जब तक उसका पेट भर नहीं गया। वो बिस्तर पर फैल गया, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं था, सिवाय उसके डिफेंस में 1 पॉइंट जुड़ने के। चेन शू ने लाचार महसूस किया। कांपते हुए उसने अपनी निराशा को दबाया, खुद से दोहराते हुए, ये एक सिस्टम का गिफ्ट है, इसे फेंक नहीं सकते। सिस्टम का गिफ्ट फेंक नहीं सकते। क्योंकि पोशंस का स्लाइम पर कोई असर नहीं हुआ, चेन शू ने स्वाभाविक रूप से इस मुद्दे को और आगे नहीं बढ़ाया। उसने उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचने का फैसला किया। ब्लैक मार्केट जाने से पहले उसने सहायता के लिए जांग डाली को बुलाया। जांग डाली जल्दी से चेन शू के घर पहुंचा और दोनों एक साथ निकल पड़े, बिना किसी परेशानी के ब्लैक मार्केट में प्रवेश कर गए। जांग डाली ने प्रशंसा में कहा, मैंने तुम्हें कुछ समय से नहीं देखा है और तुम पहले से ही सीधे ब्लैक मार्केट तक पहुंच रहे हो। लेकिन चेन शू, हम यहां क्या कर रहे हैं? चेन शू ने जवाब दिया, मैं तुम्हें भाईचारे की असली कीमत दिखाऊंगा। ये ब्लैक मार्केट है आखिरकार। चेन शू ने ओल्ड वैंग के स्टॉल पर एक नजर डाली। लगता है वो आज यहां नहीं है, उसने सोचा, एक आंख भरते हुए। फिर उसने अपना स्टॉल लगाया, आराम से टिप्पणी करते हुए, वो ओल्ड वैंग एक धोखेबाज जो मेहनती भी नहीं है, सच में लालाज। ये सुनकर जांग दाली ने अनायास ही एक कदम पीछे लिया, चेन शू को एक परखती नजर से देखते हुए। क्या तुम अब धोखाधड़ी पर उतर आए हो? चेन शू ने गुस्से से जवाब दिया, मेरे असली हैं, असली पोशन, समझे? मैं तुम्हें अपनी रेप्यूटेशन दिखाऊंगा। मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, कस्टमर मेरे पास खुद आएंगे। चेन शू के घमंड को देखकर जांग दाली ने अपनी जीभ निकाली और उसे अंगूठा दिखाया। तभी कुछ लोग पास आए और चेन शू के पोशंस के बारे में पूछा। हे दोस्त, एक बोतल कितने की है? चेन शू ने जवाब दिया, 800 हर एक। ये सुनने के बाद दूसरे आदमी ने माथा सिकोड़ा और चिल्लाया, कसम से, क्या ये दवा सोने की बनी है या इसके इंग्रेडिएंट सोने के बने हैं? चेन शू ने अपने सामने वाले आदमी को हैरानी से देखा। उसे समझ नहीं आया कि गुस्से के बजाय उसे कुछ गलत क्यों लग रहा था, कुछ अजीब लग रहा था।
ये शब्द किसी तरह से गलत लग रहे थे, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था। जो युवा दूसरे व्यक्ति के साथ आया था वो आगे बढ़ा और शांति से बोला, मुझे एक बोतल दो। चेन शू ने उसे दवा दे दी। युवा ने बोतल को देखा और पूछा, क्या इस दवा के असली होने की गारंटी है? चेन शू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या इस आदमी ने उसकी दवा पर शक करने की हिम्मत की? मैं यहाँ एक स्टॉल चलाता हूँ, मैं तुम्हें नकली दवा कैसे बेच सकता हूँ? अचानक दूसरे आदमी ने माथा सिकोहा और गंभीरता से पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या ये दवा असली है? चेन शू चिढ़ने लगा था, लेकिन उसने धैर्य से बहस की। क्या तुम जानबूझकर मुझे उकसा रहे हो? तुम खरीदना चाहते हो या नहीं? आदमी चेन शू के पास आया और बोला, अगर ये दवा असली है तो मैं इसे जरूर खरीदूंगा, लेकिन अगर ये नकली निकली तो? चेन शू ने जवाब दिया, अगर ये नकली हुई तो मैं इसे खुद पी लूंगा। क्या तुम संतुष्ट हो? आदमी ने बोतल खोली और कहा, तुमने कहा है अगर ये दवा नकली है तो तुम्हें इसे खुद पीना होगा। चेन शू ने उस युवा को देखा और दवा को अपने मुंह में डालने ही वाला था कि वो अचानक रुक गया। उसने जल्दी से चिल्लाया, 1 मिनट रुको दोस्त, तुमने अभी तक पे नहीं किया है। लेकिन अगले ही पल चेन शू की कलाई एक नए गहने से सज गई थी, हथकड़ी। जांग दाली ने दौड़कर मदद करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे आदमी ने उसे रोक लिया। युवा ने अपना पुलिस पहचान पत्र दिखाया। उसने कठोरता से कहा, लियांगनिंग, स्पिरिट सप्रेशन ब्यूरो, ननजियांग सिटी। विरोध मत करना वरना तुम दोनों मारे जाओगे। चेन शू और जांग दाली को पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। जांग दाली स्पीचलेस था। ब्रदर शू, सच में? ब्रदर शू, क्या तुम सच में मेरे भाई हो? क्या ये तुम्हारी ब्लैक मार्केट की हसलिंग एबिलिटी है? सच में शानदार। चेन शू भी लाचार था। मुझे कैसे पता होता? स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। फिर चेन शू स्पिरिट सप्रेशन ब्यूरो के ऑफिसर की तरफ मुड़ा और सच्चे दिल से कहा, ऑफिसर, आपने गलत लोगों को पकड़ा है। हम दोनों शरीफ नागरिक हैं। मैंने पिछली बार एक वांटेड अपराधी को भी पकड़ा था। लियांग मिंग ने फंकारा, बकवास बंद करो, हम तुम जैसे नकली दवा बेचने वालों की आधे महीने से जांच कर रहे हैं। लियांग मिंग ने एक चमकीला पीला लैंप निकाला और अचानक उसे चेन शू की आंखों में चमकाया। बताओ, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? कबूल करो और तुम्हें रियायत दी जाएगी। चेन शू ने गुस्से से कहा, ऑफिसर, मैं सच में नकली दवा बेचने वाला नहीं हूं। हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ 1 महीने के लिए गया था और सब कुछ बदल गया। लियांग मिंग और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट और गुस्सा हो गया। तुम सच में तब तक आंसू नहीं बहाओगे जब तक तुम लाश न देख लो, हाँ? चलो, हम पीड़ितों को पहचान के लिए लाएंगे। हम देखेंगे कि तब तुम्हारे पास क्या कहने को है। चेन शू और जांग दाली को बाहर ले जाया गया, जहां 20 टेमर्स का एक ग्रुप खड़ा था, शोर मचाकर विरोध कर रहा था। लियांग मिंग ने चेन शू की तरफ इशारा किया और पूछा, देखो, क्या ये वही है? जैसे ही 20 टेमर्स ने चेन शू को देखा, उन्होंने गुस्से से उसे गालियां दी। कसम से, ये वही है, ये वही है, ब्लैक मार्केट बिग ब्रदर। उसी की वजह से हमारे सभी कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट्स के पेट में दर्द हुआ और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। चेन शू का चेहरा पीला पड़ गया और उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं सच में नकली दवा बेचने वाला बन गया हूं? उनके दृढ़ रवैये ने उसे खुद पर शक करने पर मजबूर कर दिया। ये सही नहीं है, चेन शू ने चुपचाप सोचा। उसके स्लाइम ने पोषण को पानी की तरह पिया था। अगर उसके पोषण में कोई समस्या थी तो फिर सिर्फ स्लाइम के साथ ही क्यों? वो ठीक हो जाएगा, है ना? यहाँ कोई छिपी हुई समस्या जरूर है। हे सब लोग, मैंने कहा, क्या आप सबको यकीन है कि जो पोषण आप सबने लिया वो मेरे द्वारा बेचा गया था? दूसरों ने सिर हिलाया। हाँ, हमने आपसे ही खरीदा था। ऑफिसर ने एक तस्वीर निकाली और पूछा, ये लोग तुम्हारे ही गिल्ड में हैं, है ना? फिर उसने कहा, इस आदमी ने दावा किया कि पोषण सभी असली थे। चेन शू ने तस्वीर में चेहरे को देखा और तुरंत उस कमीने ओल्ड वैंग को पहचान लिया। उसने सोचा कि उसने उसे पहले क्यों नहीं देखा था, तो वो भाग गया और इल्जाम उस पर डाल गया। कितना नीच है। चेन शू ने एक दोस्ताना मुस्कान दिखाई और मासूमियत से पूछा, वो एक प्रोफेशनल धोखेबाज है। हम सच में एक दूसरे को नहीं जानते और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सोचो सब लोग, क्या सबको मेरे पोषण लेने के बाद समस्या हुई? 20 टेमर्स ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उनके चेहरे नफरत से भरे हुए थे। जैसे ही चेन शू हैरान था, उसने एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आते देखा। उसने खुशी से पुकारा, अंकल वांग। सभी ने अनायास ही देखने के लिए मुड़ गए। एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय दिखने वाला आदमी अंदर आया। ये आदमी स्पिरिट सप्रेशन ब्यूरो के वांग छेन थे।
वही व्यक्ति जिसने चेंशू को वांटेड अपराधी को पकड़ने के लिए पुरस्कृत किया था। वांग छेन चेंशू की तरफ बढ़े और उसकी कलाइयों पर लगी हथकड़ियों को देखा। चेंशू, तुम यहाँ क्यों हो? क्या हो रहा है? लियांग मिंग वांग छेन के कान के पास झुका और धीरे से बोला, कैप्टन, बात ऐसी है। सुनने के बाद वांग छेन ने चेंशू को देखा और कठोरता से पूछा, तुम इसका क्या जवाब देते हो? चेंशू और जांग दाली ने एक साथ दया भरे चेहरे बनाए। अंकल वांग, हमें गलत आरोप में फंसाया गया है। मेरे पास पैसे की कमी हो सकती है, लेकिन मैं कभी नकली पोशंस नहीं बेचूंगा। इसके अलावा मेरे पोशंस 666 कंपनी से आते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं कंपनी से किसी को बुलाकर इसकी पुष्टि करवाऊंगा। वांग छेन ने लियांग मिंग को देखा और अपनी आंखों से इशारा किया। लियांग मिंग ने सिर हिलाया। एक पल बाद चेंशू को अपना फोन वापस मिल गया। उसने जल्दी से जो शिटवान को अपनी वर्तमान स्थिति का सारांश भेज दिया। क्या हुआ ये सुनने के बाद जो शिटवान लाचारी से हंसा, माहौल को हल्का करने के लिए एक मजाक किया। चेंशू बुजुर्ग आदमी के मजाक को देखकर चिढ़ गया। उसके होंठ फड़कने लगे, लेकिन कम से कम स्थिति अस्थायी रूप से सुलझ गई थी। बीस्ट टेमर्स के ग्रुप को अलग कर दिया गया। चेंशू और जांग दाली ब्यूरो में शाम तक इंतजार करते रहे। चांद पहले ही निकल चुका था। अपने दिमाग से बोर होकर उन्होंने आखिरकार जो शिटवान को आते देखा। उसने दरवाजा खोला और खुशी से चेंशू से पूछा, श्याओ चेन, जेल का खाना कैसा था? चेंशू ने उसे थकी हुई नजर से देखा। अंकल जो, प्लीज नहीं, अगर आप ऐसे ही बोलते रहे तो मैं जल्दी ही जेल पहुंच जाऊंगा। जू शिटवान हंसा और फिर उनके सामने बैठे वांग चान को देखा। उसने हाथ हिलाकर सलाम किया। ब्रदर वैंग, बहुत समय बाद मिले। वांग चान ने स्वीकृति में थोड़ा सा सिर हिलाया। सलामी के बाद वो सीधे मुद्दे पर आ गए। ओल्ड जो, क्या जो स्ट्रेंथ पोशंस ये युवा बाजार में बेचता है वो तुम्हारी कंपनी से हैं? जो शिटवान ने सिर हिलाया। हाँ, वो सब हमारी कंपनी से हैं। ये सुनकर वांग चान ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। चेंशू और जांग दाली को तुरंत रिहा कर दिया गया। जो शिटवान ने उन्हें आंख मारी। चलो दोस्तों, स्पिरिट सप्रेशन ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर। चेंशू और जांग दाली ने अभी अभी बाहर कदम रखा था और ताजी हवा की सांस ली थी। आसमान अनंत विशाल लग रहा था। चेंशू ने कहा, यार, मैं बहुत ताजा महसूस कर रहा हूं। उसने एक और गहरी सांस ली, संतोष से आ भरते हुए। मुझे भी वैसा ही लग रहा है, चेंशू ने जोड़ा। तो इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा।